शुरू किया जाए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ बेसिक से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। एक फंडा चलता है VCREQ। VCREQ इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए ज़रा। तो VCRE और Q, और ये फंडा कहाँ का है। क्वेश्चन आपका मिलता है कि बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स। आइडेंटिकल ड्रॉप्स कैपेसिटर के चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है। तो वो कैपेसिटर के चैप्टर में भले ही क्वेश्चन दिया गया हो, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ लिया है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत जनरल टाइप का क्वेश्चन है। सवाल क्या है वो देखते रहना। आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। आइडेंटिकल ड्रॉप्स का मतलब हो गया कि जो भी बूंदें हैं, चाहे वो पानी की हों या किसी भी चीज़ की हों, सब की सब रेडियस में एक जैसी हैं। आइडेंटिकल का मतलब यही हो गया, यानी कि हर एक की जो रेडियस है, ईच रेडियस है कैपिटल R सिंगल ड्रॉप। अकेली ड्रॉप की जो रेडियस है वो R है, यानी इस वाली ड्रॉप की रेडियस भी R है, इसकी भी R रेडियस है, इसकी भी R रेडियस है, इसकी भी R रेडियस है। तो हर एक अकेली ड्रॉप की जो रेडियस है वो R है। और हर ड्रॉप के पास में जो चार्ज है, ईच ड्रॉप कैरी चार्ज, कितना चार्ज कैरी करती है, कैपिटल Q। इस वाली ड्रॉप के पास में चार्ज Q है, इसके पास में भी Q है। ये जो कैपिटल N है वो बूंदों की संख्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। नंबर ऑफ ड्रॉप्स ये बूंदों की संख्या है। और फिर क्या हुआ, ये सारी ड्रॉप्स आपस में मिला दी गई। और जब ये सारी की सारी ड्रॉप आपस में मिला दी गई, कंबाइन कर दी गई, तो एक ये बड़ी ड्रॉप बनके तैयार हो गई, बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप, ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है इसकी रेडियस क्या है, RBD। B फॉर बड़ी, D फॉर ड्रॉप, B फॉर बिग, D फॉर ड्रॉप। इस बड़ी ड्रॉप के पास में चार्ज कितना है, QBD। इस बड़ी ड्रॉप के पास पोटेंशियल कितना है, VBD। B फॉर बिग, D फॉर ड्रॉप। इस बड़ी वाली ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी है, CBD। भाई V का मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी वोल्टेज। C का मतलब है कैपेसिटी, और R का मतलब है रेडियस, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q का मतलब है चार्ज। बड़ी वाली ड्रॉप के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EBD है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया जाता है कि बड़ी वाली ड्रॉप का और सिंगल वाली ड्रॉप के पोटेंशियल में क्या रेशियो होगा, या कोई भी ऐसी बात जो बड़ी ड्रॉप की और छोटी ड्रॉप की कंपेयर करके पूछी जाए। भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि हर एक ड्रॉप के पास में चार्ज अगर है तो हर एक ड्रॉप के पास में पोटेंशियल भी होगा, हर एक ड्रॉप के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और हर एक ड्रॉप के पास में जो है पोटेंशियल कैपेसिटी भी होगी। भाई इस वाली ड्रॉप के पास में चार्ज है, जो चार्ज रखता है उसके पास क्या होती है, कैपेसिटी। तो हमें यहाँ पर जो है बड़ी ड्रॉप का हालचाल और छोटी ड्रॉप के हालचाल को डिस्कस करना है। तो ये जो फंडा है VCREQ, इस फंडे से आप सीधे सीधे फार्मूला याद रख सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर हुआ तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको फार्मूला याद कराते हैं और फिर बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो V माने पोटेंशियल, V माने पोटेंशियल, BD माने बड़ी ड्रॉप का, बराबर N। V माने पोटेंशियल, SD माने सिंगल ड्रॉप। यहाँ पर लिख देता हूँ, SD का मतलब है सिंगल ड्रॉप, अकेली ड्रॉप, और BD का मतलब है बड़ी ड्रॉप।
बिग ड्रॉप, और फिर C फॉर कैपेसिटी, C फॉर कैपेसिटी बड़ी ड्रॉप का बराबर N C फॉर कैपेसिटी सिंगल ड्रॉप का। उसके बाद में रेडियस है R फॉर रेडियस बड़ी ड्रॉप का, N R फॉर रेडियस सिंगल ड्रॉप का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी ड्रॉप का बराबर N E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल ड्रॉप का। Q चार्ज पर आ जाए, Q फॉर चार्ज बड़ी ड्रॉप का बराबर N Q फॉर चार्ज सिंगल ड्रॉप का। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना लीजिए पहले, और फिर इस वाले में n की पावर 2/3 होता है, इस वाले में n की पावर 1/3 होता है, इसमें भी n की पावर 1/3 होता है, इसमें भी n की पावर 1/3 होता है, और इसमें n की पावर 1 होता है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला कैसे तैयार करें? VCREQ वाला सीक्वेंस बना लो, और फिर V बराबर N। तो इस तरीके से सीक्वेंस बना करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो। और कभी कभी क्वेश्चन ये वाला भी आएगा कि नहीं, प्रूफ करके दिखाओ कि बड़ी ड्रॉप की जो कैपेसिटी होगी वो बराबर होगी n की पावर 1/3 सिंगल ड्रॉप की कैपेसिटी। ये भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो सीधे क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन भी करते हैं, और बहुत तेजी से नोट करिए। अब जो बातें बोर्ड पर नहीं लिखी हैं, जैसे V माने पोटेंशियल, C माने कैपेसिटी, R माने रेडियस, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, Q माने चार्ज। तो ये सिंबल ही अपने आप में सफिशिएंट हैं। तो अब C का कहीं पर देखो, बोर्ड में कहीं पे C फॉर कैपेसिटी लिखा नहीं है, लेकिन बार बार आपको बताया जा रहा है C फॉर कैपेसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं कि RBD इज इक्वल टू n की पावर 1/3 RSD। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए पहले। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो फंडा लगाएंगे, उस फंडे का नाम है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। और जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ज़रा देखना कहीं कुछ गलती हो तो बताओ। हम लिख रहे हैं कि कैपिटल N इंटू मास ऑफ सिंगल ड्रॉप, SD माने सिंगल ड्रॉप, बराबर मास ऑफ बड़ी ड्रॉप, BD माने बिग ड्रॉप। सही है बात भाई? अगर n बूंदों के मास को कैलकुलेट किया जाए और बड़ी ड्रॉप के मास को कैलकुलेट किया जाए तो मास सेम आना चाहिए ना। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास होता है। तो बोर्ड पर जो हमने लिखा हुआ है उसका नाम है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, जो कि बिल्कुल सही बात है कि n बूंदों से मिलकर के बड़ी बूंद बनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक इसका क्या नाम है? व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ n ड्रॉप्स। सारी ड्रॉप्स आइडेंटिकल है ना। तो अगर इस वाली ड्रॉप का मास 2 ग्राम है तो इसका भी क्या है? 2 ग्राम है। तो n बूंदों का कितना हो जाएगा? n इंटू 2 ग्राम। तो इस पूरे का नाम है मास ऑफ n ड्रॉप्स, बराबर हो गया मास ऑफ बिग ड्रॉप। अब मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो भाई, यहां पे लिखा वॉल्यूम और साथ में लिखा डेंसिटी, और ये किसका? सिंगल ड्रॉप का, SD माने सिंगल ड्रॉप। इधर भी वही आया वॉल्यूम और साथ में आया डेंसिटी। ये किसका? बड़ी ड्रॉप का, BD माने बड़ी ड्रॉप। अब अगर ये ड्रॉप पानी की है तो बड़ी वाली ड्रॉप किसकी होगी? वो भी पानी की ही होगी। अगर ये सिंगल ड्रॉप जो है ऑयल की है तो बड़ी ड्रॉप भी किसकी होगी? ऑयल की होगी।
तो डेंसिटी तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि मटेरियल सेम तो डेंसिटी सेम। अगर यहाँ पे जो ड्रॉप्स हैं वो वाटर की हैं तो बड़ी ड्रॉप भी वाटर्स की होगी, तो मटेरियल सेम होगा तो डेंसिटी सेम हो जाएगा, तो डेंसिटी कट जाएगा। यहाँ से आ गया n इंटू वॉल्यूम किसका, SD का, सिंगल ड्रॉप, और इधर आ गया वॉल्यूम BD का, बड़ी ड्रॉप का। अब ड्रॉप कैसी होती है, गोले जैसी होती है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ SD माने सिंगल ड्रॉप, और यहाँ 4/3 पाई R³ BD माने बड़ी ड्रॉप। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, निकल के आ गया R³ BD बराबर n R³ SD। दोनों तरफ का 1/3 पावर ले लिया जाए, इधर भी और उधर भी, और 1/3 पावर को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट लेना। तो 1/3 पावर लेना मतलब क्यूब रूट लेना, तो क्यूब रूट लिया जाए, टेकिंग क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, तो इधर RBD लिखा हुआ है, 3 पावर है, इसके ऊपर 1/3 पावर लगाएंगे, और इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो n के ऊपर भी 1/3 लगाएंगे, और RSD इसके ऊपर भी 3 पावर है, इस पर भी 1/3 लगाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कट गया, ये रह गया RBD, और उधर यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये रह गया RSD, और इज इक्वल टू में RBD इज इक्वल टू में n की पावर क्या आ गया, 1/3। ठीक है ना। तो रेडियस अगर आपने एक्सप्लेन कर लिया तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम जरा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, QBD बराबर n इंटू QSD, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज कहलाएगा। भाई QBD बराबर n इंटू QSD, इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। बड़ी ड्रॉप का चार्ज बराबर सिंगल ड्रॉप का चार्ज, पहली सिंगल ड्रॉप का चार्ज प्लस दूसरी वाली सिंगल ड्रॉप का चार्ज। अरे यार कितनी बूंदें हैं, n बूंदें हैं, तो n बूंदों का जो टोटल आवेश है वो बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। n बूंदों का जो टोटल चार्ज है वो बड़ी बूंद के टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का टोटल चार्ज बराबर सभी छोटी बूंदों का टोटल चार्ज। तो यहां पर QSD, और ये कितने बार लिखोगे, n टाइम्स, बार की इंग्लिश हो जाएगी टाइम्स। तो यहां से आ जाएगा QBD, QSD कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1 + 1 कितने बार, n टाइम्स। और 1 भी बड़ा मैजिकल नंबर है, 100 बार हो तो 100 आता है, और 200 बार हो तो 200 आता है। तो यहाँ पे तो 1 1 1 n बार है, तो कितना आएगा n। तो लेकिए ये एक्सप्लेन हो गया, QBD इज इक्वल टू QSD और साथ में n QSD। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n पे 1 पावर है, एक ये एक्सप्लेन हो गया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे CBD बराबर n की पावर 1/3 और CSD, इसको एक्सप्लेन करते हैं। C फॉर कैपेसिटी, तो स्पेस चाहिए होगा, नोट कर लीजिए। अब जैसे इसको जब हमने एक्सप्लेन किया है तो एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन ने हमको ये बता दिया। और यहाँ पर लिखा जा सकता है बाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। जिन लोगों के नाम में कंजर्वेशन लगा होता है ना,
वो नेचर के रूल होते हैं, प्रकृति के नियम होते हैं। कभी कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ नेचर, तो समझ लेना कि जिनमें कंजर्वेशन लगा है। तो जो रेडियस वाला है ये तो नोट हो चुका है, हटा देते हैं इसको। कैपेसिटी वाला जरा देखते हैं। तो कैपेसिटी वाला कैसे आएगा? जो कैपेसिटी वाला आर्टिकल है वो कैसे आएगा? तो कैपेसिटी वाला आर्टिकल जरा देखो भाई, थोड़ा लिखना बंद करो जो लोग अभी बिजी हैं। भाई आपको ये पता है कि एक अकेली अगर ड्रॉप है, जैसे ये सिंगल ड्रॉप है, तो ये है सिंगल ड्रॉप, और इस सिंगल ड्रॉप के पास में चार्ज है QSD, SD माने सिंगल ड्रॉप पे चार्ज है। तो ये कैसा कैपेसिटर हुआ? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में होता है रेडियस, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर C माने कैपेसिटी, SD माने सिंगल ड्रॉप की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R माने रेडियस किसका? सिंगल ड्रॉप का। क्लियर भाई? इसी तरीके से जो बड़ा वाला ड्रॉप है, तो बड़ा ड्रॉप भी तो अकेला ही तो है, तो वो भी क्या हो गया? आइसोलेटेड। तो C फॉर कैपेसिटी बड़े ड्रॉप की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R माने रेडियस बड़े ड्रॉप का। यहाँ तक आ गया। अब दोनों का रेशियो ले लिया जाए। तो जैसे ही आप दोनों का रेशियो लेंगे तो इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को, CBD, BD फॉर बड़ी ड्रॉप, SD फॉर सिंगल ड्रॉप, और ये आ गया RBD और अपॉन में RSD। ठीक। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमको मिल चुका है, क्या मिल चुका है? RBD की वैल्यू है n की पावर 1/3 RSD, तो नीचे भी RSD। तो यहाँ लॉजिक दे दिया, क्योंकि RBD इज इक्वल टू है n की पावर 1/3 RSD। तो RSD कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया CBD अपॉन में CSD, n की पावर 1/3:1, CBD इज इक्वल टू n की पावर 1/3 CSD। हो गया प्रूफ। उधर ये Q वाला काम कंप्लीट हुआ सबका कि नहीं? पक्का? कोई बिजी तो नहीं? बताइए इधर। तो फिर और जो बचे हुए उनको भी देख लो, फिर फाइनल नोट कर लो। कौन रह गया? इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया, V रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया। तो पहले V वाला फंडा कर लेते हैं। तो ये है VBD इज इक्वल टू n की पावर 2/3 और VSD, इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो ड्रॉप जो होती है वो लाइक ए स्फेयर है। जो सिंगल ड्रॉप है ये सिंगल ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप, तो ये गोले जैसी है, और ये है बिग ड्रॉप, ये भी गोले जैसी है। तो गोले की कहानी पर पोटेंशियल की बात हो रही है, नथिंग से स्पेशली। तो हमेशा पोटेंशियल कहाँ निकालते हैं? सरफेस पर। तो गोले के केस में ऐसे गोले जिनके पास चार्ज है और पोटेंशियल की बातें हो, तो हमारे पास तो ऑप्शन होते हैं ना, हम चाहें तो बाहर निकालें पोटेंशियल, हम चाहें तो अंदर निकालें, हम चाहें तो सरफेस पर निकालें। बट अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो हमेशा कहाँ पर? सरफेस पर। तो गोले की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q माने चार्ज वैल्यू, R माने रेडियस वैल्यू। तो सिंगल ड्रॉप के लिए लिखते हैं VSD, SD फॉर सिंगल ड्रॉप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QSD
सिंगल ड्रॉप का चार्ज, नीचे आर एस डी सिंगल ड्रॉप की रेडियस। बड़ी ड्रॉप पर चलते हैं, वी बिग ड्रॉप, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बी डी, और नीचे आ जाएगा आर बी डी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो मैं बहुत सीधे लिखता हूं, अगर आपको दिक्कत हो तो बताना। अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर आएगा वी बी डी अपॉन में वी एस डी, और क्या आएगा क्यू बी डी अपॉन में क्यू एस डी, और साथ में आएगा आर एस डी अपॉन में आर बी डी। तो जिनको ये बात अभी ना समझ में आ रही हो बताइए। ऑफलाइन कैंडिडेट क्लियर है ना, सिंपल हमने डिवाइड कर लिया। और जो ऑनलाइन कैंडिडेट होंगे वो अगर इस रिजल्ट को नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैसेज करके पूछेंगे। इतना नोट करिए, फिर आगे मूव करें। अब आप भी जो है कंटिन्यू करिए और हम भी इसको कंटिन्यू करते हैं। इस रिजल्ट को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं इधर। कैपिटल वी बी डी, बी फॉर बिग, डी फॉर ड्रॉप, कैपिटल वी एस डी, एस फॉर सिंगल, डी फॉर ड्रॉप, क्यू बी डी अपॉन में क्यू एस डी इंटू आर एस डी अपॉन में आर बी डी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो तुमने अभी अभी इसी डिस्कशन में सीख ली हैं, तो उनका इस्तेमाल कर दीजिए। क्यू बी डी की जगह पे लिख सकते हैं एन इंटू क्यू एस डी, नीचे भी क्यू एस डी इंटू आर एस डी। आर बी डी की जगह पे लिख सकते हैं एन की पावर 1/3 आर एस डी। लॉजिक क्या है भाई? लॉजिक ये रहा कि क्यू बी डी बराबर होता है एन क्यू एस डी, ये सीखा है मैंने, और आर बी डी बराबर है एन की पावर 1/3 आर एस डी। वही फंडा लगा दिया भाई, ये वाला फंडा यहाँ लगाया क्यू वाला, और रेडियस वाला फंडा यहाँ लगाया, तो ये और ये कैंसिल हो गए भाई। तो ये आ गया वी बी डी अपॉन में वी एस डी, ऊपर क्या है n की पावर 1 है, नीचे क्या है n की पावर 1/3 है। तो अब इन दोनों को ज़रा सॉल्व करो तो क्या आएगा भाई? n की पावर 1 अपॉन n की पावर 1/3 क्या आएगा? n की पावर 1 इंटू n की पावर -1/3। या आप सीधे भी जा सकते हो, फिर आगे क्या होगा? n की पावर 1 - 1/3, तो ओवरऑल क्या आ गया? 2/3। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n की पावर 2/3 आ गया। तो वी बी डी बाई वी एस डी इज इक्वल टू n की पावर 2/3। तो वी बी डी इज इक्वल टू n की पावर 2/3 वी एस डी। लीजिए ये भी आ गया। कुछ रह गया? वी सी आर ई ई रह गया, बाकी हो गया। नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलते हैं भाई। बाकी का बचा हुआ काम आप फटाफट नोट कर लें। ई बी डी इज इक्वल टू n की पावर 1/3 ई एस डी। अब ये निकालना है।
वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि गोले की कहानी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं, सरफेस पर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी निकाल सकते हैं। कुछ नहीं कहा जाएगा तो हमेशा सरफेस पर निकालेंगे। तो गोले की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? गोले की सरफेस पर जिसके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/r²। ये होता है। तो सिंगल ड्रॉप के लिए फंडा लगा दो। सिंगल ड्रॉप गोले जैसी है, 1/4πε0 Q SD अपॉन r² SD। सिंगल ड्रॉप हो गया। यही फंडा बड़ी ड्रॉप पर लगा दो तो EBD इज इक्वल टू 1/4πε0 QBD और r² BD। इक्वेशन नंबर 2। फिर आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। ऑफलाइन कैंडिडेट तो तुरंत ये बता देंगे कि हाँ यहाँ दिक्कत है। ऑनलाइन वाले अपना मैसेज करके पूछेंगे, हम सीधे सीधे लिखते हैं EBD अपॉन में ESD, तो ये आएगा QBD, नीचे आया QSD, साथ में r² SD और अपॉन में आ गया r² BD। अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है। इसको भी हटा दें। ये काम आएगा इसलिए नहीं हटाते हैं। तो इसी बात को लिख रहे हैं यहां पर EBD ESD QBD QSD r² SD और r² BD। लगा दो ये वाला फंडा फिर से, यहां पर पहले अप्लाई करो। EBD ESD QBD की जगह पे लिख सकते हैं NQSD और यहाँ पर QSD ऑलरेडी है और ये r² SD पहले से ही है। RBD ये रहा, तो RBD की जगह पे लिखा जा रहा है n⁻⁴ RSD। लेकिन RBD पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो भाई। समझना सारी बात को, मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ इस समय। केवल मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते समय थोड़ा सा कंजूसी की है, बाकी एक एक लाइन है भाई। RBD की जगह पर मैंने ये लिखा है स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। और फिर क्या होगा? ये तो कैंसिल हो जाएंगे। EBD ESD यहाँ पर आएगा n, और अगर आप समझ सकें तो ये जब स्क्वायर आप लाओगे अंदर, r² SD ऊपर पहले ही है, ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/3 और इस पर लगाओगे तो SD कैंसिल हो गया फिर से ये। और फिर आप पावर सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट आएगा EBD ESD, यहाँ पर n पर 1 पावर है तो यहाँ बनेगा 1 - 2/3। तो EBD ESD क्या आया यहाँ से n⁻⁴। तो EBD इज इक्वल टू आ गया n⁻⁴ ESD। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए ही शानदार रहेंगे जिनको ये रिजल्ट्स याद होंगे। VC REQ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। तो अब आप फार्मूला कैसे याद रखेंगे वो भी सिखा दिया, और ये कैसे आता है ये भी सिखा दिया। नोट कर लीजिए, ख़त्म हो गया ये। अब एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं साम्य दूरी। ये बहुत छोटी होती है, ये एंगस्ट्रॉन्ग में होती है, ये माइक्रोन में होती है। लेकिन जब दो लोग साम्य दूरी मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं,
तो उनकी स्टेबिलिटी का कहना ही क्या, ज़बरदस्त स्टेबिलिटी रहती है उनके पास। एक छोटा सा लेकिन कॉमन सा आर्टिकल है जिसको केवल आप यहाँ देखें। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये डस्टर ले लिया, ये डस्टर है और ये हमारे पास में मार्कर है, और इनके जो बीच की दूरी है दैट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। वैसे तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम लोग जनरली फिजिक्स में आर नॉट से लिखते हैं, आर बनाते हैं और यहाँ पे जीरो लगाते हैं जिसको नॉट पढ़ते हैं। तो अगर डस्टर और मार्कर के बीच की डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो जाए तो डस्टर और मार्कर की दोस्ती परमानेंट हो गई। मतलब साधारण तरीके से इनकी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब अब इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये चिपकाए नहीं गए हैं, बात को समझना, ये दोनों चिपकाए नहीं गए हैं, ये दोनों दूरी पे मेंटेन है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो जब दो लोगों के बीच की दूरी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। मतलब कोई उनको अगर अलग अलग करना चाहे तो इतनी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि फाइनली फिर आप सोचोगे छोड़ो यार इनको। यानी कि जो लोग इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उनके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम। उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, मिनिमम। क्योंकि आप सबको बता रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स तो क्या है, H2 और H2O है पानी, यानी कि O फॉर ऑक्सीजन और H2 माने हाइड्रोजन। इनको अलग नहीं कर सकते आप। सोचो अगर अलग हो जाता तो दिक्कत हो जाती कि आपने जो है बोतल में पानी भरा, वो चला गया कहीं गायब हो गया, तो क्या आप पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हो? कर तो सकते हो, लेकिन बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है ना, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और जब खर्चे को आप देखोगे तो आप बोलोगे क्यों अलग किया जाए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दूरी है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, साम्य दूरी है, और इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमानेंटली बंधे रहेंगे। साधारण तरीके से इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये स्टेबल हैं। इनकी जो पीई है, पीई माने पोटेंशियल एनर्जी, वो कैसी है, कम से कम। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए वैलिड है। चाहे डस्टर और आप मार्कर की बात कर लो या कोई भी दो चीज़ों की बात कर लो। जो मिस्त्री होता है ना, राजमिस्त्री ऐसे नहीं कि कोई भी बन गया। जब वो तुम्हारे घर की दीवार बना रहा होता है, उसने दीवार बनाई तो वो एक ईंट रखता है, उसके बाद ये उसका साइंस है कि दूसरी ईंट कितनी दूरी पर रखनी है, क्योंकि वो दीवार ऐसी बनाएगा कि फिर आप उसको साधारण उसको अलग नहीं कर पाओगे। और रियलिटी भी यही है कि अगर हम एक बार घर की कोई दीवार बना दें, उसके बाद फिर तोड़ने बैठे हैं तो पसीने आ जाते हैं। तो जो राजमिस्त्री है ना, वो भी फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। ये अगर हमसे आप बोलो या आप बोलो क्या है, ईंट ही तो रखनी है, तो क्या दूरी रखनी चाहिए, उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, बट उसको ये जो है एक्सपीरियंस से आ गया है। किसी को करते करते उसने देखा और उसके बाद वो देखो वो भी फिजिक्स इस्तेमाल करता है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दो लोगों के बीच की ऐसी दूरी होती है जिसको कि अगर मेंटेन कर दिया जाए तो दोनों लोग क्या हो जाते हैं, स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, और उस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज मिनिमम। और इसी बात को हम यूज करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम से ही देखो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, डाई माने दो और पोल माने किनारे, पोल माने किनारे। और ये सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक चार्ज आपका प्लस का 4 कूलाम है
और दूसरा चार्ज आपका 6 कूलाम है माइनस का, और आपने इनके बीच की दूरी रखी है 4 मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी संरचना होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें दो चार्जेस होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, स्टेबल। इसका मतलब है दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, बहुत छोटी सी। दोनों के बीच की दूरी का नाम क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो अब एक तो ये फीचर है कि छोटी दूरी होनी चाहिए, 4 मीटर की दूरी बहुत बड़ी है। लेकिन एक्सपर्ट ने देखो क्या किया, एक्सपर्ट ने कहा कि मेरा अगर आप सजेशन माने तो दूरी तो तुम रखो इक्विलिब्रियम वाली। तो चलो चार्जेस लेते हैं, ये चार्ज है Q1 वैल्यू का और ये चार्ज है Q2 वैल्यू का, और इनके बीच की दूरी R0 है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अब स्टेबिलिटी है, हाँ है, क्योंकि साम्य दूरी पर अगर रखे होंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रखे होंगे तो स्टेबिलिटी के तो कहने ही क्या, बल्ले बल्ले। अब देखिए इसी पर जो है बोनस करते हैं, स्टेबिलिटी तो है, इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ाते हैं। भाई दीवार बनाई तो दीवार बनाने के बाद में तुमने क्या करा दिया, सीमेंट और मोरंग से प्लास्टर करा दिया ताकि और मजबूत हो जाए। फिर उसके ऊपर तुमने क्या किया, व्हाइट सीमेंट कर दिया और मजबूत हो जाए। फिर उसके ऊपर क्या किया, फिर पेंट कर दिया और मजबूत हो जाए। सिमिलरली अभी ये इक्विलिब्रियम पर रखा है, ये स्टेबल है। फिर एक्सपर्ट ने कहा कि अगर एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए तो दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, ना ये वाला इसको जाने देगा, ना ये वाला इसको जाने देगा, और बढ़िया हो गया। तो ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली जो संरचना है वो स्टेबल होना चाहिए, सुपर स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बेसिक थी वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रखा गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बाद में कहा गया अगर एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, अगर एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बांधे रखेंगे और स्टेबिलिटी बढ़ गई। बोलो यार। फिर कहा गया कि भाई ये Q1 और ये Q2 है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए Q1 बड़ा है, अगर Q1 बड़ा है तो Q1 के पास ज्यादा एनर्जी होगी और Q2 छोटा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो नंबर ऑफ लाइंस था, भाई आप सबको मालूम है, अंकिता आप ध्यान देना इस पर, हम लोगों ने कभी एक फंडा पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज वैल्यू के। तो जहां चार्ज ज्यादा होता है वहां लाइंस ज्यादा होती हैं। तो अगर ये Q1 बड़ा है और Q2 क्या छोटा है तो Q1 आपका ज्यादा ताकतवर है और Q2 कम ताकतवर है। अगर दोनों की ताकत को सेम कर दिया जाए तो स्टेबिलिटी और आज ज्यादा आ जाएगी। भाई देखिए ना कि एक ये चीज है जो कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो अगर यहां से भी 2 न्यूटन आएगा तो कट आएगा ना। अगर एक ये है, ये 2 न्यूटन लगा रही है, यहां से 10 आएगा तो क्या करेगा, नहीं कट पाएगा, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो दोनों की जो चार्ज वैल्यू है वो क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए। अब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। अब ना ये बड़ा ना ये बड़ा, दोनों लोग कैसे हैं, बराबर। और इस तरीके से 3 काम करके, पहला इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बना करके, दूसरा दोनों चार्जेस का नेचर अलग अलग करके, और तीसरा दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर करके हमने एक ऐसी संरचना तैयार कर दी जो सुपर स्टेबल है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, जब दो बराबर लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, तो इस तरीके की बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डालो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखो, या जो मैं बोलूं उसको लिख लो, लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग में पहले तो ये ABCD देख लो भाई। तो बहुत सोच समझ करके इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया गया। जिनका पढ़ा हुआ है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो बहुत सोच समझ करके, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप ये बताइए दोनों चार्ज बराबर क्यों रखे जाते हैं। अब तुम्हें इसका जवाब पता हो गया।
आप ये बताइए दोनों चार्जेस के साइन क्यों अलग अलग होते हैं, इसका भी तुमको आंसर पता चल गया। आप ये बताइए कि दोनों के बीच की दूरी इक्विलिब्रियम क्यों होती है, उसका भी। ये सारा का सारा काम किसके लिए किया गया, स्टेबिलिटी के लिए। और इसीलिए आप देखो ना NH4Cl, NH4Cl एक मॉलिक्यूल है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो NH4 पे प्लस चार्ज है और Cl पे कैसा चार्ज है, माइनस। अमर है कि नहीं, ये अमर है कि नहीं, इनको कोई मार नहीं सकता। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे तभी अलग अलग हो पाएंगे, अदरवाइज इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सारा काम हो गया, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। व्हेन TWO2 when two equal comma opposite, when two equal comma opposite nature charges, when two equal comma opposite nature charges are placed एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को अंडरलाइन कर दो, आर प्लेस्ड एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, देन फॉर्मिंग ज्योमेट्री, बनने वाली संरचना, देन फॉर्मिंग ज्योमेट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, then forming geometry is called electric dipole। तो जो डेफिनेशन आपने लिखी हुई है जरा उसको देखते हुए, यहां पर एक डायग्राम बनाया जा रहा है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, बीच की दूरी क्या है भैया 2L है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। यहां पर जो 2L है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। समस्या ये है यहां पर कि अगर हम यहां पे R0 लिखेंगे ना, साम्य दूरी को R0 लिखेंगे, तो आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे उसमें दोनों चार्जों के बीच की दूरी को किससे लिखा गया होगा, 2L से। तो हमें भी उसी ट्यूनिंग में ट्यून होना पड़ेगा। लेकिन इस 2L का नाम है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। हाँ भाई, इस 2L का और क्या नाम है, 2L का नाम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, और 2L का नाम क्या है, डाइपोल लेंथ। अरे यार, डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ की तरह से भी बड़ी फेमस है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कहते हैं और डाइपोल लेंथ भी कहते हैं। और आदत में हम क्या रखते हैं, ये कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जनरली जब हम लोग ऐसे हम बोर्ड पर खड़े होते हैं और आप अपनी कॉपी के सामने होते हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस, इसको क्या बोलते हैं, माइनस। तो इसलिए हम प्लस वाला चार्ज इस तरफ बना रहे हैं और नेगेटिव वाला इस तरफ बना रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप जहां जहां देखोगे तो जब भी डाइपोल बना होगा तो इधर बना होगा प्लस, इधर क्या बना होगा, माइनस। उसकी वजह है कि वही आपकी जो आदत है उसी को यहाँ पर फॉलो किया गया। बनाइए सपोर्टिंग डायग्राम। और ये एग्जाम्पल हो गए यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के, NH4Cl, HCl, H प्लस है, Cl माइनस है, एंड देयर आर मैनी मोर, बहुत सारे हैं ना। फिर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में फिजिक्स में ज़्यादा बोल पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से लिखते हैं भाई। क्या होता है ये, तो P बराबर होता है, ये मैंने लिया Q, Q माने पोल चार्ज, और साथ में लिया 2L, 2L माने डाइपोल लेंथ। सभी लोग डेफिनेशन बना लेंगे अगर आपको डेफिनेशन वहां पे लिखने को आ जाती है। बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और P बराबर हो गया Q इंटू 2L।
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज VPQ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो इसमें आइसोमेरिज्म में आप जो है और डिटेल में पढ़ोगे। इट इज VPQ, VPQ का फुल फॉर्म है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड, और इसकी दिशा क्या होती है? हाँ भाई बताओ, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज -Q टू +Q। -Q टू +Q। तो सभी लोग जरा ध्यान दें, कभी कभी डाइपोल दिखाने का ये रास्ता भी होता है। मैंने ये तीर बना दिया, ऊपर मैंने P बना के ऊपर एरो लगा दिया। ये जो तीर दिखा रहा है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जहां से ये शुरू हुआ है वहां पे कैसा चार्ज होगा? माइनस, और जहां पे खत्म हुआ है वहां पे, और इस तीर की जो लंबाई है दैट इज डाइपोल लेंथ, उसका नाम क्या है? डाइपोल लेंथ, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द वेक्टर P का मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी भी वेक्टर की जो लंबाई होती है वो क्या बन जाती है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कभी कभी सिंपल तीर से भी दिखा सकते हैं। हो गया इतना बोर्ड का काम? चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अब क्या जानना है आगे? जो सॉलिड एकदम क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं पहले। मतलब उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता, और वो फुल मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो उनकी तरफ बढ़ना भी है। तो थोड़ा सा रफ वर्क देख लिया जाए। RW, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो डाइपोल के दोनों पोल चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लंबी लाइन is called dipole axis। डाइपोल एक्सिस, डाइपोल के दोनों चार्ज, एक है ये -Q और एक है ये +Q, इन दोनों को मिलाने वाली लंबी सी लाइन, ये रही मिलाने वाली लंबी सी लाइन, ये बन गया डाइपोल एक्सिस। और डाइपोल एक्सिस पर अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो डाइपोल एक्सिस पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ते हो? चार्ज के बारे में पढ़ते हो। ऑब्जर्वेशन में क्या कर सकते हो? अरे फोर्स की बात कर सकते हो, पोटेंशियल की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? तो अगर आप डाइपोल एक्सिस पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन। बात को समझना, जैसे तुमने अपनी जेब से टेस्ट चार्ज निकाला, यहां रख दिया, और तुमने डाइपोल से कहा कि ए डाइपोल जरा इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाओ। इस समय तुम्हारा टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ है? डाइपोल की एक्सिस पर रखा हुआ है। इसको बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन का और कोई भी नाम है क्या? एंड ऑन पोजीशन का कुछ और भी नाम है क्या? एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन भी कहा जाता है। इसी तरीके से तुमने टेस्ट चार्ज यहां की बजाय यहां रख दिया, कोई बात नहीं, है तो डाइपोल की एक्सिस पर ना, और तुमने बोला कि डाइपोल जरा यहाँ पे पोटेंशियल बना के दिखाओ, तो पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क डन होता है, यानी डाइपोल के दोनों चार्जेस को यहाँ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये भी कौन सा पोजीशन हो गया? एंड ऑन पोजीशन। क्लियर ये बात? इसी तरीके से एक और भी पॉइंट है, उसको भी लिख लेते हैं। ये ट्यूनिंग में ट्यून्ड होने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप डाइपोल की बातें करते हो
तो डाइपोल एक्सिस को बिल्कुल वैसे ही जानो जैसे कि आपको अपने नाम पता है। फिर ये मत सोचो कि ये डाइपोल एक्सिस क्या होती है, ये बड़ा ही कॉमन सी चीज है। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एंड ऑन पोजीशन क्या होती है, और इसी तरीके से डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर, या पूरी बात लिख दें, डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, जो डाइपोल की लेंथ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। उसको इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। एक बार फिर से हमने ये डाइपोल लिया, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब डाइपोल की लेंथ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी डाइपोल को ऐसे जो ज्योमेट्री का काम करते थे या सीधे वर्किंग करने के बाद, ये देखिए ये डॉटेड लाइन डाइपोल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी ये L है और ये भी L है। तो ये क्या बना, डाइपोल का सेंटर। इसी डॉटेड लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर तुमने कोई ऑब्जर्वेशन किया, इक्वेटोरियल लाइन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड, हाँ भाई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन। और कुछ नाम है ब्रॉड ऑन पोजीशन के अलावा भी कोई नाम है, ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन और कोई नाम है, इक्वेटोरियल तो होगा ही होगा यार, इक्वेटोरियल पोजीशन। और कोई नाम है, सफिशिएंट है। इतने नामों से जानते हैं। फिर तुमने जो है शैतानी की कि इस जगह पर इक्वेटोरियल पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया और डाइपोल के दोनों चार्जेस से बोला जरा यहाँ पे फोर्स बताओ कितना है, या पोटेंशियल बताओ कितना है, या एनर्जी बताओ कितनी है। तो ये सारा का सारा काम आपका ट्रांसवर्स में है, ब्रॉड ऑन पोजीशन में है, ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या फिर आप इक्वेटोरियल। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जो है इनको जनरलाइज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हमने टेस्ट चार्ज यहां रख दिया, स्टॉप राइटिंग ध्यान दें इधर, ये ऊपर वाला जो RW है वो नोट हो गया सबका, नहीं लिखा, नोट कर लो। सभी लोग ध्यान दें, ये डाइपोल मैं बना रहा हूं, ये रहा +Q, ये रहा -Q, और ये रहा सेंटर। तो लंबी सी लाइन का नाम होगा डाइपोल एक्सेस। ये रही, ये डाइपोल एक्सेस हो गई। और इस वाली लंबी लाइन का नाम होगा इक्वेटोरियल वाली लाइन। देखो यहां पर टेस्ट चार्ज है तो तुम क्या बोलोगे, टेस्ट चार्ज कहां पर है, एंड ऑन पोजीशन पर। अगर यहां पे टेस्ट चार्ज है तो क्या बोलोगे, ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। लेकिन टेस्ट चार्ज हमारा यहां पर है, अब इसको क्या बोलोगे, ना तो ये एक्सियल पोजीशन है ना ही इक्वेटोरियल है, इसको क्या बोलेंगे। यहां टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, TC माने टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ना तो एंड ऑन पोजीशन पर है ना ही ये इक्वेटोरियल पर है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे पोलर पोजीशन। पूरा नाम अगर मैं बोलूं, पोलर कोऑर्डिनेट पोजीशन। ध्यान से देखें क्योंकि इसको मैं बिल्कुल फाइनल करने वाला हूं।
क्योंकि इसकी तुमको केवल जानकारी होनी चाहिए, इसका डेरिवेशन नहीं करना, इसलिए बहुत आराम से देखें, लिखना छोड़ें, अभी गौर करना कि अगर टेस्ट चार्ज एक्सिस पर नहीं है, एक्सियल पोजीशन पर नहीं है और इक्वेटोरियल पर नहीं है, फिर वो कहीं और हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, एक्सियल पर नहीं है, इक्वेटोरियल पर नहीं है, तो उस वाली पोजीशन को कहा जाएगा पोलर पोजीशन। तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डाइपोल एट पोलर पोजीशन, एट पोलर पोजीशन। इस पूरी बात को समझो, क्योंकि ये जो बात लिखी गई है पूरी कहानी की तरह से है। हुआ क्या है, ये वाला चार्ज अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकता, ये भी अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकता, यानी दोनों कैसे हो गए, इनर्शियल, और जो इनर्शियल है वो क्या है, सोर्स है। अब आगे, ये 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज है, तो इस 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। दोनों लोग मिल करके जब फोर्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर जब दोनों लोग मिल करके फोर्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये पूछा जा रहा है, ठीक। और आप देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई डाइपोल एट पोलर पोजीशन, पोलर पोजीशन पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या मतलब हुआ इसका, ये 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज है, डाइपोल का ये वाला चार्ज इस पर वर्क डन करेगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा, और ये वाला भी इस पर वर्क डन करेगा तो पोटेंशियल कहलाएगा। वो पोटेंशियल कितना है ये पूछा जा रहा है पोलर पोजीशन पर। तो अब अगर आपसे पोलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, अगर आपसे पोलर पोजीशन पर पोटेंशियल पूछा जाए, तो कैसे निकलता है ये तुम्हें नहीं मालूम होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन कैसे, क्या फार्मूला होता है ये सीधे सीधे पता होना चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखें तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फार्मूले देखो, फिर मैं बताऊंगा कौन क्या है। पोटेंशियल कैपिटल V बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r²। कैसे आता है इससे तुम्हें फिलहाल अभी मतलब नहीं होना चाहिए, क्या आता है ये बहुत जरूरी है। इन दोनों ही फार्मूलों में जो P है वो क्या है यार, डाइपोल मोमेंट। इन दोनों ही फार्मूलों में जो R है, नाउ चेक द R जो है डाइपोल सेंटर से, डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस है, छोटा वाला जो R है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम डाइपोल सेंटर, फ्रॉम डाइपोल सेंटर। जरा मैं R को डायग्राम में दिखा दूं, ये रहा डाइपोल का सेंटर, ये डाइपोल का सेंटर है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये वाली दूरी R है, R। तो R का नाम क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल सेंटर। अब इस फार्मूले में तुमको थीटा दिख रहा है, थीटा क्या चीज है भाई, व्हाट इज थीटा। तो थीटा को जरा ध्यान देना, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को डाइपोल सेंटर से मिलाने वाली लाइन ने डाइपोल एक्सिस से कितना एंगल बनाया, वो थीटा है। तो थीटा का पूरा नाम लिखते हैं, व्हाट इज थीटा, ये है एंगल फॉर्म बाय लाइन, कौन सी लाइन, विच, जिसने ज्वाइन किया हुआ है, किसको ज्वाइन किया है, विच ज्वाइन डाइपोल सेंटर
उसके बाद ये डैश लगाया, डाइपोल सेंटर डैश, और कौन सा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फ्रॉम डाइपोल एक्सिस, फ्रॉम डाइपोल एक्सिस। देखिए वही सारी बातें लिखी गई जो यहाँ बता रहा हूं मैं। देखिए व्हाट इज दिस लाइन, ये इस लाइन का नाम क्या है, ये वो लाइन है जो डाइपोल सेंटर और पोलर पोजीशन यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को क्या कर रही है, मिला रही है, और इसने डाइपोल एक्सिस से जो एंगल बनाया है दैट इज द थीटा। ठीक है, यानी कि आप एक क्वेश्चन जरा देखिएगा और चीजों को क्लियर करिए। इनका डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, बट इनका नॉलेज आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसलिए, डेरिवेशन इनके जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, ध्यान देना। ये डाइपोल की फोटो दिखा दी, प्लस है माइनस है, ये डाइपोल है, और ये डाइपोल का सेंटर है। डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट है यहां पर 20 कूलाम मीटर। डाइपोल मोमेंट की यूनिट के बारे में कहीं कुछ दिक्कत ना हो, P बराबर होता है Q इंटू 2L, Q माने कूलाम, 2L माने मीटर, तो कूलाम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट है 20 कूलाम मीटर। और फिर ये थोड़ा सा डायग्राम और बनाया हमने, और हमने आपसे कहा कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रख दिया M, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, और ये जो एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है इस पॉइंट पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप करेगा, डाइपोल के दोनों चार्ज मिल करके, और पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा, डाइपोल के दोनों चार्ज मिल करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वो है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, पी की वैल्यू कितनी है। तो नोट भी करिए और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, दोनों काम करिए। तो सॉल्व कर नहीं करेंगे, केवल फार्मूला आपको यूज करना और आंसर ले लेना, बाकी नोट करने वाला काम हो गया। अब उस क्वेश्चन को देखें जिसका डेरिवेशन आपसे आता। 4 क्वेश्चन है वहां पर, देखते हैं आज कितने हो पाएंगे। इसको कर लेना बाद में, आप केवल सारी वैल्यूज पुटअप करनी है फार्मूले में। चलिए ध्यान देना, नेक्स्ट वन क्या है। फिर एक बार ये डाइपोल है, ये रहा प्लस Q, ये रहा माइनस Q, लंबी सी लाइन बनाती है डाइपोल एक्सिस, ये सेंटर हो गया, और 90 डिग्री पर बाइसेक्टर लाइन बनाती है इक्वेटोरियल लाइन। यहां रखा है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है, और हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E किसकी वजह से, ड्यू टू डाइपोल, कहां पर चाहिए, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब ये जो है डिराइव करने को भी आएगा एग्जाम में, तो डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ डिराइव करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले जिस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी डाइपोल सेंटर से दूरी कितनी है, आर, ये आदत बना लो, यानी आर जो है डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, वही पुरानी बात जो अभी लिखी थी तुमने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कहां से, फ्रॉम डाइपोल सेंटर, ओरिजिन मत बोल देना, डाइपोल सेंटर। ये अलग बात है कि ओरिजिन को भी ओ से लिखा जाता है, हमने डाइपोल सेंटर को भी ओ से लिखा, तो आर हो गया। अब यहां पर 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही होता है कि 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
जो ये प्लस वाला चार्ज है ये 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज को कैसा फोर्स देगा? धक्के वाला, ये फोर्स लगेगा। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ वो बार बार इस चीज को सुने जो कहा जा रहा है। 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्लस वाले चार्ज ने अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हमारे इस टेस्ट को क्या करेगा? धक्का देगा। उस धक्के का नाम है फोर्स, उसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लिया वो E1 है, ऐसा हमने मान लिया कि E1 है, E1। फिर ये माइनस वाला चार्ज हमारे इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, E2 ले लिया। क्योंकि ये डाइपोल का सेंटर है तो ये वाली लेंथ भी L है और ये वाली लेंथ भी L है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री में क्योंकि काम करना है तो नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको M नाम दे दिया। और ध्यान से आप देखें, अलग से जो डायग्राम बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको A दिखाई दे रहा, ये आपको B दिखाई दे रहा, ये आपको O दिखाई दे रहा, ये L है, ये L है, ये R है। पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? R स्क्वायर L स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इस वाले पॉइंट का नाम M है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। एक प्रकार के फोर्स होते हैं। अच्छा, किसी पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? कॉन्सेप्ट है कि ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, कितनी वैल्यू का है? Q वैल्यू का है। और R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फार्मूला क्या होता है? गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सीख चुके हैं और पहले कूलाम्स लॉ से भी कर चुके हैं, Q बाई R स्क्वायर। तो E1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है? इस वाले चार्ज ने। और E2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है? इस वाले चार्ज ने। ऑलवेज कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स होता है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज Q और नीचे दूरी, तो दूरी यार ये आएगी AM स्क्वायर। तो नीचे हमको लिखना चाहिए AM स्क्वायर। और आगे बढ़े, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और AM की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो एक बार फिर से थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका जो है जो चालाकी है वो काम आनी चाहिए, क्योंकि आप फाइनल एग्जाम में इसको कर रहे हो। तो फाइनल एग्जाम में जो है आप थोड़ा समय भी बचाओ। क्या E2 की वैल्यू भी यही आएगी? चेक कर लो। E2 किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। कितनी वैल्यू है? Q। और याद रखो, मैं फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके फार्मूले में चार्ज की वैल्यू रखी जाती है, साइन नहीं रखा जाता। तो ये वाला चार्ज भी वैल्यू में Q है, दूरी क्या है? Bm, और Bm वाली दूरी भी सेम टू सेम है। तो जब सब कुछ वही सारी चीजें हैं जो कि प्लस वाले चार्ज के पास हैं, तो वैल्यू के मामले में E2 भी यही आएगा। तो यहां पे हमने मेहनत कर दी और फिर यहां लिख दिया सिमिलरली E2 बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। टोटल फील्ड कितनी आएगी? कैसे निकले भाई? दो वेक्टर्स हैं यहां पर, E1 और E2 नाम के ये दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर का टोटल कैसे निकलता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
कॉस और उनके बीच का एंगल। तो E1 E2 के बीच में एंगल कितना है ये कैसे पता चले? तो ध्यान देना, ये मैंने एक लाइन बनाई है जो कि इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है ये इसी के पैरेलल है। तो यहां पर जो मैंने काम किया है उस पर ध्यान दें। हमने ये माना है कि ये एंगल अल्फा है, ऐसा मान लिया। तो एकांतर कोण के नियम से, अल्टरनेट एंगल के नियम से ये भी क्या होगा? अल्फा। अच्छा, इधर वाले ट्राइंगल के सारे फीचर्स, इधर वाले ट्राइंगल के सारे फीचर के साथ सेम एल है, ये है, बीच में आर और आर कॉमन है, तो सब कुछ सेम टू सेम होगा। अगर तुमने इधर अल्फा माना तो इधर भी क्या होगा? अल्फा। अब अगर ये अल्फा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये भी क्या होगा? अल्फा। ठीक है, तो E1 E2 के बीच में कुल कितना एंगल बना? 2 अल्फा। अब मुझे टोटल फील्ड चाहिए, तो टोटल फील्ड निकाल देते हैं। तो टोटल फील्ड आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया E है, इज E बराबर होगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस अल्फा। ठीक है, और बच्चों यहां पर देखो यार कि E1 और E2 आपस में कैसे हैं? बराबर। इस वाले फार्मूले में वैल्यू लिखी जाती है ना, E1 की क्या वैल्यू, E2 की क्या वैल्यू, तो वैल्यू में दोनों क्या है? बराबर है। तो जरा बराबर है तो जरा जहां जहां E2 है वहां पे E1 डाल दो। E1 स्क्वायर 2 E1 और cos 2 अल्फा। एंगल दोनों के बीच का कितना बन रहा है? 2 अल्फा। जहां जहां E2 था वहां E1 कर दिया, क्योंकि E2 बराबर E1 है। और ध्यान देना, E बराबर √, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2E1 स्क्वायर, और ये क्या बना? 2E1 स्क्वायर, और अंदर क्या हो गया? cos 2 अल्फा। और आगे चलते हैं, E = √2E1 स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन हो गया। अंदर क्या रह गया? 1 + cos 2 अल्फा। जितनी जर्नी अभी हमने बोर्ड पर की उतने में कहीं कोई दिक्कत? पक्का नोट करिए। ए है, बी है, ओ दिखा, एम दिखा, एम के बगल में टीसी टेस्ट चार्ज दिखा, और ये इससे फीलिंग आ रही है कि यहां से जो फोर्स लगेगा दैट इज E1, और ये वाला जो फोर्स लगाएगा दैट इज E2। तो ये डायग्राम कंप्लीट है ना सबका? इसके आगे मैं मूव कर रहा हूं, साथ साथ सब लोग चलेंगे, क्योंकि केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 2E1 स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 + cos 2 अल्फा, 1 हटा दो यार, तो cos एंगल = होता है, वैसे तो कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन जो मेरे काम का फार्मूला मैं उसकी केवल बात करूंगा। cos एंगल = होता है 2 cos स्क्वायर, एंगल का आधा और माइनस का 1। हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा है, तो cos 2 अल्फा = क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर, एंगल क्या लिखा है? 2 अल्फा। 2 अल्फा का आधा बोलो? अल्फा -1। ये लगा दो, यहाँ पे 1 हट जाएगा। 2E1 स्क्वायर 1 + cos 2 अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस का 1 से 1 चला गया। E = 2E1 स्क्वायर, ब्रैकेट में रह गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। E = 2 2 × 4 E1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। सारे के सारे लोग अगर √ से बाहर आए तो क्या होगा भाई? 4 को बाहर लाओगे 2 बनेगा, E1 स्क्वायर को बाहर लाओगे E1 बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा को बाहर लाओगे तो cos
अल्फा बनेगा। और आगे चलते हैं, E1 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर इंटू में कॉस अल्फा। देखो भाई ट्राइंगल के पास पहुंचो, वहां से मदद मांगो, ये रहा, यहां से कॉस अल्फा निकालें तो क्या बनेगा, बेस कॉस अल्फा आएगा OB और हाइपोटेनस में क्या आएगा, BM या MB। क्या मुझे ये भी हटाने की परमिशन है, बोलो यार। ठीक, कॉस अल्फा देख सकते हो, इधर से भी आप जा सकते हो, OA अपॉन AM दोनों से सेम रिजल्ट आना है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 है, Q है ऊपर, नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है इनटू, श्रेया बताओ OB कितना है, देख के डायग्राम में OB कितना है, OB कितना है, OB इज ए लेंथ, OB कितना है, L। इधर देखो डायग्राम में यार, O से भैया ये जो है आपका यहां पर कौन है, A पर क्या है प्लस Q और B पर क्या है माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L। O क्या है, सेंटर है, तो O से B तक की लेंथ कितनी होगी L, O से A तक की लेंथ कितनी होगी L, तो OB यहां पे लेंथ है ना, तो लेंथ कितनी है L। BM पे चलो, BM की लेंथ कितनी है अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, BM की लेंथ, तो BM की लेंथ हो गई अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और आते हैं यहां पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट करने वाले थोड़ा ध्यान दें, Q को ले लिया, ये 2 जो आपका फ्री बैठा था, इधर ये L था, दोनों को एक साथ कर दिया 2L। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर L स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर L स्क्वायर 1/2 पावर। अंडरवुड का मतलब यही होता है, और यहां पे कितनी पावर है, 1 पावर है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 पावर है। तो लीजिए आंसर आ चुका है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और 2L मिलके क्या हो गए P, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया P, और नीचे R स्क्वायर L स्क्वायर पे कितनी पावर आ जाएगी 3/2। ये 1 वाली पावर, ये 1/2 पावर ऐड करोगे क्या बनेगा 3/2। तो रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट आया। लेकिन अभी काम नहीं खत्म हुआ, रिजल्ट तो आ चुका है, आप जरा रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आपको बता दें और फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तुम लोग कहां पर हो पहले ये बता दो, एक सेकेंड। ये डायग्राम हो गया पक्का, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अपने लिए अपडेट करता हूँ। स्टॉप राइटिंग और करें इधर, ये डायग्राम हो गया है ना, और ये सब लिखने वाला काम भी हो गया है, ये चल रहा है। एक सेकंड रुको रुको, ये रिजल्ट आ चुका है। अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना, पूरी नकल कर रहा हूँ। ये A है, ये B है, यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, ये O है, O फॉर डाइपोल सेंटर, O फॉर ओरिजिन बोलोगे तो मार पड़ जाएगी। और ये वो जगह है जहां पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है M। देखिए इसने जो डेवलप किया था वो E1 था, इसने जो बनाया था वो E2 था। 11th क्लास में वापस चलते हैं, कोई गलती आपने नहीं की है, बावजूद इसके 11th क्लास पर चलते हैं। ये 2 वेक्टर आपको दिख रहे हैं E1 और E2, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अगर 2 वेक्टर आपके पास हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे?
दो वेक्टर अगर आपके पास हैं, रिजल्टेंट कैसे निकलता था, ये वेक्टर और ये वेक्टर, वेक्टर की पूंछ और पूंछ आपस में मिली है, टेल और टेल मिली है, रिजल्टेंट कैसे निकलता था, इसको समांतर चतुर्भुज बनाते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे। तो ये जो पिक्चर है मैं इसको समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, पैरेललोग्राम बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा, तो बड़ा आसान होता है, इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन बनाई, इसके पैरेलल यहां पर लाइन बनाई, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया। और फिर क्या करते थे, डायगोनल बनाते थे, डायगोनल कोने से कोने तक का ये जो डायगोनल बनता था, ये वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट होता था। और E1 और E2 का रिजल्टेंट कौन है, E है। फिर से 11वीं क्लास की बात को समझो, अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, और रिजल्टेंट के बारे में पूछा गया, रिजल्टेंट कैसे दिखाओगे, तो इस पिक्चर को पैरेललोग्राम, हिंदी में समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट कर लेते थे। इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, फिर विकर्ण बनाते थे, डायगोनल। ये जो डायगोनल होता था दैट इज रिजल्टेंट। ये है 11वीं क्लास की कहानी। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट की गई है। E1 और E2 का रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट है। ध्यान से आप सब लोग देखो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। तो रिजल्टेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कैसी है, अपोजिट है। सैकड़ों बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन जब बना, क्वेश्चन ये बना कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई। हम ये नहीं पूछ रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बल्कि हम ये पूछ रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो और डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, वो आपस में कितने डिग्री पर है। तो आंसर कितना है, 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं, आपके साथ मैंने पूरा डायग्राम बना के सेट किया है। तो यहां पर इन दोनों लोगों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना काम कंप्लीट हो गया। हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल था, हमने इक्वेटोरियल पर क्या चुना था, एक पॉइंट चुना था, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। वहां पे कितने कूलाम का टेस्ट चार्ज डाल दिया, 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज। अब 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर डाइपोल के दोनों चार्जेस मिल करके जो फोर्स बनाते हैं, उस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। निकाला, वैल्यू में इतना आया और डायरेक्शन में एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी। इतना काम है आज की क्लास का।